गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा बीएसएससी का टेस्ट सीरीज 42 के 8 पेपर के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है, खजुराहा का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो खजुराहा का कंदरिया महादेव मंदिर, ये मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के काल में खजुराहो में बहुत सारी मंदिर बनाई गई, जिसमें कंदरिया महादेव, चतुर्भुज नारायण आदि का मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा जिसको नाम है थी, जिसके स्थान पर राजधानी खजुराहो को बनाया गया, जो छतरपुर जिला में अवस्थित है, जहाँ पर दर्जनों मंदिर है, जो मुक्त हिंदू धर्म से संबंधित अधिक मंदिर है। इस मंदिर में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अश्लील चित्रों का चित्रण मंदिर के दीवारों पर किया गया है। ऐसा अश्लील चित्रों का चित्रण हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर के दीवारों पर भी देखने को मिलती है। आखिर ये अश्लील चित्रों का चित्रण क्यों किया गया है? तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय हमारी धर्म समाज इतनी पतनशील हो गई थी, जिसका कुप्रभाव मंदिर पर भी पड़ा। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह दिखाने का प्रयास किया है कि जब मन पवित्र हो तो किसी भी प्रकार की रूप या व्यवधान जो है उनके आध्यात्मिक चिंतन में बाधा नहीं डालती है। इसको दर्शाने के लिए, मन पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की थी। जैसा कि जानते हैं, इस वंश की स्थापना नुनुक द्वारा 831 एडी में किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के शासन काल में देवगिरी के राजा रामचंद्र था। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो पहली बार आक्रमण 1296 में किया गया, जब बिना अपने ससुर और जो उनके चाचा भी थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पूछे बिना सुल्तान की अनुमति के, जब कारा मणिकपुर के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था, उस समय उन्होंने रामचंद्र पर आक्रमण किया। जो यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश है, ये यादव वंश से संबंधित है। इन्होंने एलिचपुर के बाद संधि किया था और एलिचपुर के दर्रे में संधि कर रामचंद्र से भारी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की, जिसके परिणाम वे सुल्तान बनने में सफल हुआ। फिर जब शासक बना, उसके बाद एक मलिक काफूर नाम के व्यक्ति है, मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन के समय आक्रमण किया गया और फिर रामचंद्र को अपना अधीनस्थ मित्र बना लिया, रायन की उपाधि दिया, नवसारी की जागीर और चांदी का चंदोबा और 1 लाख टंका इन्हें सिक्का देकर रामचंद्र को अलाउद्दीन ने सम्मानित किया और ये अधीनस्थ मित्र आगे चलकर दक्षिण विजय में बड़ी ही सहयोगी भूमिका निभाई। रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव, जिन्हें सिन्हन के नाम से भी जाना जाता है, ये शंकरदेव ने विद्रोह कर दिया था 1313 ईस्वी में, जिसको दबाने के लिए पुनः मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। मलिक काफूर दक्षिण भारत में विजय अभियान का नेतृत्व किया। राणा रतन सिंह ये चित्तौड़ के शासक, प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश के शासक थे। तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित युद्ध में कालक्रमानुसार यानी कि इसको ऑर्डरली रूप से सजाना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, उस क्रम में सजाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घाघरा का युद्ध
1529 ईस्वी में है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में है। चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी में है। और सामुरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में है। तो जब इस तरह से हम चूज करेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ खानवा का युद्ध आएगा, यानी दूसरा नंबर, फिर घाघरा का युद्ध पहला नंबर, फिर चौसा का युद्ध तीसरा नंबर, और फिर सामुरगढ़ का युद्ध चौथा नंबर। ये घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ, महमूद लोदी के बीच। खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच। और सामुरगढ़ का युद्ध ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। तो आप देखेंगे कि घाघरा का युद्ध जो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी है, उसके नेतृत्व में मुगल के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध थल और जल दोनों में लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हुआ। खानवा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, जिस युद्ध में बाबर ने अंततः राणा संगा को पराजित किया, जो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह यानी राणा संगा था। चौसा का युद्ध जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह अपने को शहंशाह समझने लगा। और रामूगढ़ का युद्ध, ये सामूगढ़ का, इसको पढ़िए, सॉरी इसको आप सामूगढ़ का युद्ध पढ़िए। ये सामूगढ़ का जो युद्ध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध में लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित किया था। चौथा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ, किस शहर से प्रकाशित हुआ था? तो ये साप्ताहिक पत्र पूना से प्रकाशित हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिजन बंधु भी गुजराती भाषा में हरिजन बंधु समाचार पत्र भी गांधी जी ने निकाले थे। गांधी जी हरिजन शब्द दलितों का नाम दिया गया, दलितों को नाम गांधी जी द्वारा हरिजन दिया गया। गांधी जी हरिजन के उत्थान के लिए इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की सितंबर 1932 में, और फिर हरिजन के उत्थान के लिए, छुआछूत के विरोध के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विकास में अधिक से अधिक सहभागी के लिए इन्होंने 14,000 मील से अधिक पद यात्रा किए थे। पांचवा प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो मैडम कामा स्टुटगार्ट ये जर्मनी में है, जहां अगस्त 1907 में मैडम कामा ने तिरंगा, जो भारत का ध्वज, फहराने का प्रयास किया। मैडम कामा पहला भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में भारत का झंडा फहराया। मैडम कामा को भारत में क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। मैडम कामा ये लगातार ब्रिटिश नीति और शासन के विरुद्ध में
कार्यरत रहे। जैसा कि जानते हैं कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पहली बार अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा झंडा फहराई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक में 26 जनवरी 1930 को अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया और यही कारण है कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने इस तरह का प्रस्ताव दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और 16 मई 1946 को प्रस्ताव प्रकाशित किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन कांग्रेस के अध्यक्ष यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों से वार्तालाप किए थे और फिर आगे चलकर इस पर विचार विमर्श हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार की गठन की बात कही गई, संविधान सभा की निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया और पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया, व्यवहारिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी। त्रिस्तरीय जो इनकी शासन पद्धति की बात कही गई, उसमें सर्वोच्च संस्था ब्रिटिश भारत राज्य, फिर देसी रियासत और फिर उसके अधीनस्थ क्षेत्र आता था। सातवां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह स्थापना की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रसार सेवा को बढ़ाना था। इसके द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना था। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के प्रसिद्ध उदारवादी कांग्रेस नेता। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की भी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। स्वदेशी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्ताव 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। आपका आठवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो मीरा के पति का नाम युवराज भोजराज, जो राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र था। ये ज्येष्ठ पुत्र था। ये मीरा के पति जो मारा गया, इनकी हत्या कर दिया गया। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो मेड़ता के शासक थे। ये मेड़ता के शासक थे और इनके भाई का नाम
जयमल था। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानता है और भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी कवित्री के रूप में अपने को स्थापित की। मीराबाई की जो गुरु रैदास जो चमार जाति से संबंधित हैं, वो मीराबाई के गुरु थे। 9वीं प्रश्न है, संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी तो चौधरी जो भू राजस्व के बहुत बड़े अधिकारी होते थे, जिनका काम अपने क्षेत्र के राजस्व की वसूली करना, शासन प्रबंधन और कानून व्यवस्था में भी सहयोग देना था। रावत ये उच्च स्तर के जमींदार होते थे। मल्लिक ये सैन्य उपाधि थी। सैन्य उपाधि संतलत काल में उच्च स्तर की सैन्य उपाधि मल्लिक और पटवारी ग्रामीण स्तर के कर्मचारी भू राजस्व से संबंधित हैं। ये भू राजस्व से संबंधित कर्मचारी थे। दसवीं प्रश्न है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई के किस राज्य से, माने खुदाई जो की गई है उसमें निम्न किस राज्यों में मिली है? कश्मीर क्षेत्र में हमको ये देखने को मिला है। जब कश्मीर क्षेत्र में जो 2450 BC का समय है, बुर्ज, होम, गुफ्र कराल, मारतंड, ये सब एक ऐसे क्षेत्र है जहां से गर्त निवास और मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। ग्यारह प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है जो एक निश्चित शेप में, आकार में होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में 89 तारा जो है, आकाश जो है तारा के समूह का, जिसको तारा मंडल कहते हैं, 89 अब तक प्राप्त हुई है। नक्षत्र जिसका एक निश्चित आकार हो जाता है, 27 नक्षत्र का उल्लेख हिंदू ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। बारहवीं प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगी? तो जो आपका दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विकल्प हैं। कि वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत बढ़ने से पृथ्वी गर्म हो जाएगी, या सही है। ध्रुवों का बर्फ भी पिघलेगा, ये भी सही है। समुद्र तल घट जाएगी, यह गलत है। समुद्र तल की तल ये बढ़ जाएगी। वायु ताप वृद्धि हो जाएगी, ये भी सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 है और CO2 का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन CO2 का मुख्य कारण है। तो जब CO2 से पृथ्वी, जीवाश्म ईंधन से अधिक प्रयोग होने से पृथ्वी CO2 छोड़ती है। CO2 से जब पृथ्वी गर्म होती है तो
तो फिर इनसे बहुत सारी समस्या आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के रेडिएशन से पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने पर ये ऊष्मा छोड़ती है। ऊष्मा जब वायुमंडल में जाती है तो CO2 गैस इसे छतरी की तरह काम वायुमंडल में कर CO2 गैस को वायुमंडल से बाहर जाने से रोक देता है। इस प्रकार वह CO2 पुनः पृथ्वी की ओर लौटती है वायुमंडल से और इससे पृथ्वी गर्म हो रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ ग्लेशियर पिघल रही है, इससे समुद्र का जो तल होगा, समुद्र तल बढ़ रहा है। कई समुद्री द्वीप जो है डूब गए हैं और डूबने के कगार पर है। आने वाला समय में कई तटीय समुद्री देश और द्वीप की भविष्य में खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इससे जैविक परिवर्तन, खाद्यान्न उत्पादन पर भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चुनौती को दूर करने के लिए जो पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में आयोजित हुई थी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से CO2 को उत्पादन पर पूरी तरह से बैंड लगाने की जो है समझौता की गई है। आपका 23 प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो केप अलगुलास जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे पुर्तगालियों द्वारा केप ऑफ नीडल्स कहा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलगुहास ये समुद्री महासागरीय जल धारा भी है, समुद्रीय जल धारा भी है और ये गर्म जल धारा है। ये हिंद महासागर से संबंधित है। आशा अंतरिक्ष ये केप ऑफ गुड होप जिसकी खोज 1487-88 के बीच बार्थोलोमा डियास ने किया। और जैसा कि जानते हैं केप टाउन अफ्रीका के देश है और नेटाल जो है यह एक प्रांत का नाम है। इसी केप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा भारत की यात्रा की थी। चौदह प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दिए गए कथन में असत्य कथन को ढूंढना है। पहला ए आपका दिया गया है कि कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण है, तो यह सेंटेंस सही है। दूसरा है धौलाधार लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, यह भी विकल्प आपका सही है। शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, यह भी सही है। चौथा जो आपका बताया जा रहा है कि हिमालय ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलता है, तो यह गलत है। आपका इसका सही उदाहरण होगा कि उत्तराखंड के नॉर्थ अल्मोड़ा जो क्रेस्ट है, थ्रस्ट क्रेस्ट में इस तरह के उदाहरण हमको देखने को मिलता है। तो ये ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण अल्मोड़ा में मिलता है और नॉर्थ की यह उदाहरण हमें हिमालय में सिक्किम क्षेत्र में। तो ये उत्तराखंड में ज्वालामुखी के प्रमाण जो है उत्तराखंड से हमें प्राप्त हुआ है। तो स्पष्ट है कि आपका आंसर डी गलत है। 15 प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिहांग नाम भी इस नदी का है, जो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है और असम में
ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी से और सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को चीन तिब्बत में पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर की यात्रा करती है और यह भारत और चीन के बीच एक विवाद का भी मुद्दा है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर। जैसा कि जानते हैं कि चीन इस पर डैम बना रहा है, जिससे भारत में जल की कमी होगी और अन्य प्रकार की जैविक विविधता की भी खतरा मंडरा रहा है। 16 प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। केरल में जो अरब सागर तट से आने वाली ये मानसून है, जो 1 जून के आसपास केरल तट से भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है। जैसा कि जानते हैं मानसून की 2 धारा है, एक अरब सागर धारा और दूसरा धारा है जो बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। जैसा कि हम लोग यह भी जानते हैं कि मानसून शब्द जिसकी खोज हिप्पलस ने किया था 45 एडी में, अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है, जो एक निश्चित अवधि के समय यह मानसून हवा आती है और जिससे भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़े हुए देशों में वर्षा जलवायु प्रभावित होती है। मानसून यदि व्यवस्थित हो तो भारत के लिए काफ़ी लाभदायक कृषि दृष्टि से होती है, अन्यथा इससे हमारी कृषि कमज़ोर होती है, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर होता है। ला नीनो और अल नीनो मानसून जलवायु से संबंधित जो है जिससे भारत की जलवायु प्रभावित होती है। 17 प्रश्न है, भारत में कहाँ पर तालाब की सिंचाई की व्यवस्था है? तो दक्षिण भारत में तालाब की सिंचाई की व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर जो आपका विकल्प है उसके अनुसार सभी होगा, लेकिन मुक्त तालाब से तमिलनाडु में अधिक सिंचाई होती है। उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है, फिर नहर महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा नहर और पश्चिम उत्तर प्रदेश नहर से सिंचाई के लिए भारत में सबसे उपयुक्त, सबसे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में आता है। तो सिंचाई की कई साधन है, जिसमें नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, ये कुछ महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। अठारह प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे ये झांसी में मिलती है। जैसा कि जानते हैं कि लगभग 7200 किलोमीटर ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, जिसका निर्माण भारत के 4 बड़े शहर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को जोड़ना है, जो भारत की 4 दिशा में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण एक्ट 1988 में लाया गया, लेकिन जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 में किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की एक बहुत बड़ी योजना रही है, जो 5846 किलोमीटर, इसके द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो सुदूर दूर बिंदु है, यानी अंतिम बिंदु है, उसको जोड़ना है, जिसकी कार्य 2012 में पूर्ण हो गई। यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की बहुत ही
महत्वपूर्ण परियोजना रही है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आपका दिया गया है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होगी, जहां 12 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में जो विकल्प है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्यों में अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है मोनाको है, जहां 26,000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 20वां प्रश्न है जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास यानी दर्रा कौन है। तो एलिफेंटा पास है। ये एलिफेंटा पास है जो जाफना जो श्रीलंका का उत्तरी द्वीप है जिसको दक्षिण से जोड़ता है। ये जाफना द्वीप तमिल आदिवासी बहुलक है और लिट्टे के लिए भी जाना जाता है, जहां श्रीलंका सरकार और लिट्टे संगठन के बीच लंबी अवधि तक अपने वर्चस्व और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसके प्रभाकरण लिट्टे के मुख्य नेता के रूप में उभरा था। इक्कीस प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसी आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करती है। तो यह अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना में सहयोग देगी और अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हो, करारा हो, जो समझौता हो, उसका अनुपालन करेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अधिक सहयोग देने के लिए अनुच्छेद 51 में राज्य सरकार को कहा गया है। 48 में कृषि से संबंधित विकास की बात की गई है। 41 के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के रोजगार काम बूढ़े अशक्त जो है उनको अधिक से अधिक सरकार द्वारा सहयोग अनुदान मिले, इसकी चर्चा दी गई है। 43 क का संबंध है कि प्रबंध में श्रमिक की सहभागी यानी श्रमिक प्रबंध में शामिल हो, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में किया गया है। प्रश्न 22 है
42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो ये नया अध्याय जो है ये मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया, जिसमें भाग 4 क जोड़ा गया और फिर अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जिन्होंने 8 प्रकार की मौलिक अधिकार को संविधान में समावेश करने की सिफारिश की। सरकार ने 10 प्रकार की मौलिक अधिकार का संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का संविधान में समावेश किया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को संविधान में समावेश करने के लिए कहा था। तो उसके जगह पर सरकार ने 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को संविधान में समावेश किया। फिर 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। ये जेपी आंदोलन और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू की गई थी, उस स्थिति से विकट जनताओं की जो हलचल थी, उससे बचने के लिए भारत सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का जो सिफारिश की थी, उसके जगह पर भारत सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ी थी। तो 46 अमेंडमेंट द्वारा एक नया अध्याय भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य ये चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश से संसद के रूप में वे चुन कर जाते थे। ये समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारत के नेता, यह एक ऐसा नेता है जो बिना मंत्री बने हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य थे शुरू में। आई.के. गुजराल ये राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। उससे पहले कई बार असम से राज्यसभा के सदस्य मनमोहन सिंह रह चुके हैं। इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री बनी थी उस समय राज्यसभा के सदस्य थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। चौबीस प्रश्न है, भारत के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है। तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति जिसके अध्यक्ष प्रायः विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं में से होते हैं अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। लोक लेखा समिति भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अधीन 1921 में स्थापित की गई। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15+7 का सूत्र होता है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। तो ये कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देती है उस पर विचार
लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। 25 प्रश्न है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की? तो यह सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। यह जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिसमें ग्राम सभा, पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम सभा जो गांव में है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके सचिव ग्राम सेवक होते हैं, मुखिया जिसके प्रधान होते हैं। दूसरा जो पंचायत समिति है, जिसके प्रधान प्रमुख कहलाता है, जो सदस्यों में से चुना जाता है, और बीडीओ उसके सचिव होते हैं। तीसरा जिला परिषद, जिसके अध्यक्ष सभापति कहलाते हैं, जो सदस्यों में से बहुमत से चुने जाते हैं, और जिसके सचिव डीडीसी होते हैं, जिला विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के जगह पर बलवंत राय मेहता ने जो बताया था, उसके जगह पर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम सभा जो मौलिक इकाई है पंचायती राज को, उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। आपका 26 जो प्रश्न है कि ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, तो ग्राम सभा के विषय में सही क्या नहीं है, इसमें हम देखेंगे कि ग्राम सभा की बैठक 1/10 गण पूर्ति आवश्यक है। यह आपकी जो है पहला बात कही गई है। इस प्रश्न को हम पूरा देखेंगे पहले, फिर इस पर हम लोग विचारेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा की बैठक 1/10 गण पूर्ति है, सही है। ग्राम सभा की बैठक में 3 महिला उपस्थित होनी चाहिए, ये भी सही है। गण पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, तो जहाँ पंच सरपंच गण पूर्ति में है, जहाँ पंचायत से संबंधित है, वहाँ वे उत्तरदायित्व होते हैं। चौथा है कि गण पूर्ति नहीं होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी जा सकती है। तो ये सब जो बताया गया है ऊपर, यह सही है। अब छठा है कि स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति होने पर भी बजट पारित हो जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गण पूर्ति नहीं हो रहा है, उस समय कोई भी कार्य वैध नहीं होती है। स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी लेखा परीक्षण पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि गण पूर्ति जब नहीं है तो कोई भी वैध काम नहीं होगा। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक में गण पूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो ऐसी जो है कोई जो है प्रावधान संविधान में हमें मिलती है। तो स्पष्ट है कि आपका जो दिया गया है उसमें 5, 6 और 7 ये 3 जो विकल्प आपका है वह सही है। तो स्पष्ट है कि गण पूर्ति नहीं होने पर कोई भी वैध कार्य नहीं होगी। तो आपका आंसर इसका डी होगा। सत्ताईस है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सिफारिश पर? तो यह सिफारिश राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलिजम व्यवस्था के अंतर्गत एक जजों की बेंच है, जिसमें कुल 5 जजों की बेंच होती है, जिसके द्वारा कॉलिजम व्यवस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति कॉलिजम के सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति करती है।
जबकि कॉलेजियम की सिफारिश के साथ राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को यानी राष्ट्रपति यदि नहीं माने तो इसके लिए यह प्रावधान है कि उचित कारण बताना होगा। तो स्पष्ट है कि 99वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक सेवा नियुक्ति समिति का जो प्रावधान किया गया था, जिसे संविधान के आधारभूत ढांचा को क्षति पहुंचाने वाला संशोधन कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो कॉलेजियम व्यवस्था है, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति की जाती है। भारत शासन द्वारा राजकीर्त चिन्ह कब अंगीकृत की गई? तो यह राज चिन्ह जो हमारा है ये 26 जनवरी 1950 को की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि सारनाथ में जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र से हमने राजकीय चिन्ह लिया है, जिसमें 24 चक्र को हमने इंगित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक चक्र पर 4 सिंह का चित्रण है, लेकिन हमें 3 सिंह ही दिखाई देती है। उनतीस प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है तो 6 माह बाद। यदि कोई मंत्री संसद के दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है तो वह मंत्री 6 माह बाद नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 75 में मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें यह योग्यता है कि कोई भी मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है वह मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन उच्च सदन या निम्न सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो स्पीकर को अलग से सदस्यता के लिए, अपने पद के लिए, स्पीकर पद के लिए इन्हें शपथ नहीं लेना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य के रूप में स्पीकर भी शपथ ले चुके होते हैं। तो स्पीकर को अलग से स्पीकर पद के लिए शपथ नहीं लेना पड़ता है, लेकिन वे संसद सदस्य के रूप में 99 आर्टिकल के अधीन प्रोटेम स्पीकर के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। 31 प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1951 में किया गया। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसा कि आप जानते हैं कि NSO की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किया गया है, जिसके अंतर्गत ही 2 विंग महत्वपूर्ण है, NSSO और दूसरा CSO। ये 2 विंग जो है महत्वपूर्ण विंग है, वह NSO के अधीन बनाया गया है। 32 प्रश्न है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की योजना का अंग है। यानी उद्योगों के विकास और उद्योगों की रणनीति का अंग है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बहुत ही स्थान दिया। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जो PC महालनोबिस जो भारतीय सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष रहे थे, जो उनके जनक भी भारत में है,
तो महालनोबिस नेहरू महालनोबिस मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें बड़े उद्योग को अधिक से अधिक महत्व दिया गया। 33 क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन एक विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कानून में मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि 98 इसमें शामिल है, 79 जो है राज्य सूची में और 52 जो है समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय है। तो आर्थिक नियोजन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे, दोनों के कानून में मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को अधिक महत्व दी जाएगी। जो अवशिष्ट शक्ति है वह भी केंद्र के पास होता है, यानी उस पर संसद कानून बना सकता है। संघीय ढांचा हमने कनाडा से लिया है। 34 प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्ष्य मुख्यतः क्या, ये भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, ये छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो हम देखते हैं क्षेत्र में है तो यह मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में है। छिपी हुई बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी हम कहेंगे। अदृश्य बेरोजगारी इसे हम कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी को ही। यह अदृश्य बेरोजगारी है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। यह कृषि क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी में अतिरिक्त श्रमिक होते हैं, जिसमें से कुछ श्रमिक को यदि हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ती है। तो बेरोजगारी की, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार में लगे हुए लगते हैं, लेकिन कुल उत्पादकता उनकी शून्य होती है। तो यह एक प्रकार की छिपी हुई बेरोजगार है जो रोजगार की आड़ को अपने को दिखाता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, यह कृषि क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें से कुछ रोजगार में लगे हुए श्रमिक को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें अतिरिक्त हम श्रम की अधिकता देखते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा सेक्टर से आता है। द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेक्टर आता है। 35 प्रश्न शब्द है, बुल्लू और बियर शब्द किस व्यापार से संबंधित है। तो ये बुल्लू और बियर जो शब्द है, यह शब्द हमें शेयर बाजार से संबंधित है। तो तेजरिया और मंदरिया के संदर्भ में बुल्लू बियर का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। जब किसी बाजार में तेजरिया यानी तेजी होती है तो उसके अधिक से अधिक शेयर खरीदने की प्रवृत्ति होती है, और जब उसमें मंदरिया यानी उस शेयर की भाव घटने की स्थिति में होती है तो अधिक से अधिक व्यक्ति उसमें अपना शेयर बेचकर जो उनके पास होता है वह कम से कम जोखिम उठाना चाहते हैं। तो शेयर बाजार, जैसा कि जानते हैं कि शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था सेबी है, और सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे संवैधानिक दर्जा या वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। सेबी को 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया। 36 प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। वन के पेड़ों के छालों पर जो उगे होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वन के पेड़ों पर बहुत सारे अवयव होते हैं, जिसमें लाइकेन वगैरह भी इसमें शामिल होता है। वनों के जब अधिक नमी होती है, जब उसमें
विभिन्न प्रकार के कवक का भी वहाँ जो है प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार के छाल पर जो पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैरों की छाल में कुछ छाल काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिस तरह मलेरिया रोग में भी कुनेन के छाल का प्रयोग किया जाता है। सर्प गंधा भी इसी प्रकार की छाल का उदाहरण होता है। 37 प्रश्न है, भारत में मैंग्रोवा वनस्पति अधिक पाई जाती है तो सुंदरवन में अधिक मैंग्रोवा वनस्पति पाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं ये सुंदरी वृक्ष अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। ये भारत बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में ये महत्वपूर्ण है और ये पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह नमकीन क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो समुद्री तट पर चक्रवात आती है, तूफान आती है, उससे भी हमें सुरक्षित प्रदान करता है। तट की कटाव को भी ये कम करता है। 38 प्रश्न है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ी होती है? तो आहार श्रृंखला में सामान्य रूप से 4 कड़ी हम देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हरा जो प्राथमिक उत्पादक होता है, जो हरे पत्ते जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम जो है प्राथमिक उत्पादन के रूप में देखते हैं। फिर उपभोक्ता वर्ग आता है, जिस वर्ग में जो हरे पत्ते को खाता है। फिर उसके बाद उस हरे पत्ते को खाने वाला जीव जंतु को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग, और फिर जो वह जीव जंतु है जिसे जो पहली प्राथमिकता हरे पत्ते को खाया, फिर दूसरे को खाने वाले जो होते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग कहलाते हैं, और द्वितीय को जो खाता है वह तृतीयक उपभोक्ता वर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कुल मिला के 4 उपभोक्ता वर्ग है। एक हरा पत्ती खाता है, दूसरा हरे पत्ता को खाता है यानी शाकाहारी है, तीसरा जो मांसाहारी है, जो हरे पत्ता जो खाता है उसको वह खाता है, और फिर चौथा वर्ग जो है वह भी मांसाहारी है, जो छोटे छोटे मांसाहारी जो जीव जंतु है उसको वह खाता है। तो इस प्रकार हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता में बांटते हैं। 39 प्रश्न है, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। तो भूकंप के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, और वह 3 भाग है जिसमें लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर है। ये लिथोस्फीयर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी की संरचना मैकेनिकल के रूप में जो उनकी अवयव है, केमिकल है, उसके आधार पर किया गया है। तो यह लिथोस्फीयर सबसे पहला जो 1 से 100 किलोमीटर तक की, ये शुरू से 100 किलोमीटर तक की जो दूरी है, फिर 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक पायरोस्फीयर है। बायोस्फीयर 2880 किलोमीटर से आगे को कहा जाता है। तो ये भूकंप जो भूगर्भीय घटना से घटित होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप के बारे में सही कुछ भी अनुभव करना बहुत ही आज भी मुश्किल है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से या भूगर्भिक जो गर्म विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उसका बाहर निकलना ही भूकंप है। भूकंप की कई स्वरूप होते हैं। भूकंप जिस जगह पर प्रारंभ होता है उसे सेंटर कहा जाता है, और पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पर पहली बार उसकी स्पष्ट दिखाई देती है उसे एपी सेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके लिए प्रशांत पेटी, हिमालय का पेटी बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। 40 है, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जो आपके दिए गए विकल्प है उसमें सबसे कम कनाडा का है। कनाडा का जनसंख्या घनत्व जो आपका दिया गया है उसमें सबसे कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा का जनसंख्या घनत्व लगभग 4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा विश्व की
विश्व की सबसे अधिक समुद्री तट वाला देश है और विश्व के बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में सबसे ऊपर से ये जो है प्रारंभिक दूसरे पर आता है। तो ये कनाडा बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है जहाँ की आबादी कम है। घनत्व के दृष्टि से यह विश्व की सबसे कम आबादी वाला देश है, जबकि सबसे अधिक आबादी वाला देश मोनाको है जहाँ 26,000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सुमेलित इसमें से नहीं है। तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, सही है। क्रिकेट स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम जो आपका दिया गया है कि यह दिल्ली है, यह गलत है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम यह बम्बई में है, ये बम्बई में है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ये सभी आपका सही है। 42 प्रश्न है, पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ? तो हैमिल्टन में 1930 ईस्वी में प्रथम कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। 1930 ईस्वी में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम अभी बर्मिंघम में यानी यूके बर्मिंघम में आयोजित 2022 में हुआ है। 2018 में गोल्ड कोस्टा ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्टा में हुआ था और 2022 में यूके में हुआ है, बर्मिंघम में हुआ है। 43 प्रश्न है, हिंदू विधि में मिताक्षरा की रचना किसने किया? तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया। विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा की रचना किया गया, जो विक्रमादित्य खष्टम के दरबार में रहते थे। ये विज्ञानेश्वर जो मिताक्षरा का इन्होंने रचना की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू रीति रिवाज से संबंधित, रीति विधान से संबंधित पुस्तक है। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। याज्ञवल्क्य स्मृति भारत की महत्वपूर्ण स्मृतियों में एक है। हर्षवर्धन द्वारा भी कई पुस्तक लिखी गई जिसमें नागानंद इनकी नाटक दुखांत नाटक है। 44 प्रश्न है, भारतीय मूल के उस लेखिका का नाम बताएं जिन्होंने उपन्यास में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में मैन बुकर पुरस्कार जीता है। यानी मैन बेकर पुरस्कार जीतने वाले कौन भारतीय ये लेखिका में शामिल है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेखिका किरण देसाई है। किरण देसाई को दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह पुरस्कार B.S. नायपाल को भी 1971 में, 2006 में इनको मिला है। सलमान रुश्दी को 1980 के दशक में सलमान रुश्दी को भी यह पुरस्कार मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैन बुकर पुरस्कार यह साहित्य क्षेत्र की बड़ी ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विक्रम सेठ जो भारतीय मूल के बहुत मरी द सेटेबल बॉय, द लाइव्स जैसी कई पुस्तक के ये लेखक हैं। 45 प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि येन मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मांग की जाने वाली मुद्रा है। मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काफ़ी मांग की जा रही है उसमें अमेरिकी डॉलर सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरो, रूबल, येन जो आदि, युआन जो है, जो चीन की मुद्रा युआन है आदि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। यूरो मुद्रा जो यूरोप की सामूहिक मुद्रा है उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है। 46 प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग
के लिए एक विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी भारत किस देश के साथ विकलांगता के लिए जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत यह समझौता चिली देश के साथ किया है। भारत ने चिली देश के साथ कई क्षेत्रों में समझौता किया है, जिसमें विकलांगता से संबंधित भी समझौता है, जिसमें एक दूसरे देश की तकनीकी सुविधा और विकलांगों के पुनर्वास कल्याण से संबंधित योजनाओं में सहयोग देने की बात कही गई है। सैंतालीस प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश निम्नलिखित में दुनिया का कौन हो गया है जो जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिया है? यह अधिकार इक्वाडोर ने दिया है। इक्वाडोर ने इसके लिए कानून बनाकर यह अधिकार दिया है कि जंगल में जो जानवर है उनको भी जीने का अधिकार है, और यदि कोई इस तरह के जंगली जानवरों का अवैध रूप से शिकार या प्रताड़ना या किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाती है तो उनके साथ यह अपराध की श्रेणी में रखी जाएगी। उन पर उस देश की दंड संहिता के अनुसार उन केस चलाकर उन्हें दंडित की जाएगी। तो इक्वाडोर इस प्रकार के कार्य करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। 48 प्रश्न है, कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली और राष्ट्रपति बनने वाली भी ये पहली महिला है, और ये पहली आदिवासी महिला है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें 22 जुलाई इन्हें जो है राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में इन्हें शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाया है। जैसा कि जानते हैं द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। झारखंड के राज्यपाल रहने वाले बिहार के राज्यपाल रहने वाले रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति 14वें भारत के राष्ट्रपति बने थे उससे पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली प्रतिभा सिंह पाटिल, वे भी राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान के राज्यपाल थी। तो राजस्थान के राज्यपाल रहती हुई प्रतिभा सिंह पाटिल बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनने की गौरव प्राप्त की। और रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति उसके बाद बने हैं, तो ये भी बिहार के राज्यपाल से राष्ट्रपति बने। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू जो भारत की पहली आदिवासी महिला है, ऐसी गौरव उपलब्धि हासिल करने वाली जो भारत के राष्ट्रपति बनने में सफल हुई है, यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे। ये मूलतः मयूरभंज जिले ओडिशा की रहने वाली है, जो जसवंत सिन्हा को पराजित कर राष्ट्रपति के उम्मीदवार में जीत हासिल की है। 49 प्रश्न को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित हुआ? तो 2022 में यह जो आयोजित हुआ है ये पुर्तगाल में आयोजित हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन में यह आयोजित हुआ है, और इसको केन्या और पुर्तगाल दोनों संयुक्त रूप से आयोजन कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह 27 जून से 1 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ है। आपका अंतिम प्रश्न है T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह आयोजन जो है
T20 एशिया कप 2022 अभी इसकी खेल चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई में एशिया खेल क्रिकेट से अभी चल रही है, जिसमें विभिन्न देशों के बीच खेल खेला जा रहा है, जिसमें बड़ी ही रोमांचक मुकाबला में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच हुआ, जिसमें भारत अंततः जीत हासिल किया। तो एशिया खेल जो अभी यूएई में T20 क्रिकेट से संबंधित चल रही है, ये 2022 में जिसका फाइनल मैच 4 सितंबर को आयोजित होगा। 4 सितंबर को आयोजित होगा फाइनल मैच। धन्यवाद।